अब एक बार आप सब लोग विराज हैं ताकि हमारी जो यहाँ सीएलजी बैठक है उसका हम क्रियान्वयन कर सके। मैं 4 पंक्तियां एसपी साहब के सम्मान में जरूर कहना चाहूंगा। इस वक्त में माल्यार्पण और शापा बंधन से सम्मान किया। मैं अपने शब्दों से ऑनरेबल एसपी साहब का सम्मान करना चाहूंगा कि कुछ लोग सदा अपनी उल्फतों के गीत गाते हैं, कुछ लोग सदा अपनी उल्फतों के गीत गाते हैं, वो होली या दिवाली अपने गमों का मातम मनाते हैं, मगर दुनिया झूमती है केवल उन्हीं की रागिनी पर जो जलती चिता पर बैठकर भी खुशियों की वीणा बजाते हैं। ऐसे हमारे एसपी साहब जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट पुलिसिंग हमारे जिले को दी है। क्योंकि पुलिस का जो दायित्व है, हर जैसे अपन देखते हैं 30 त्योहार जो आते हैं, एक नवाचार मैं आपका एसपी साहब का बता दूं, हमेशा होली और धुलंडी के पर्व पर जिले भर में काफी जो असामाजिक तत्वों की जो मूवमेंट्स थी वो होती थी और काफी सारे यहाँ पर शांति भंग में गिरफ्तार भी किए जाते थे। लेकिन इस बार क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा एसपी साहब की कुशल मॉनिटरिंग, और जिसमें इन्होंने ड्रोन कैमरे से, आपको पता नहीं होगा शायद, गोली कैमरे में भी ड्रोन कैमरे से ही निगरानी की गई है। प्रत्येक गतिविधि पर वॉच की गई है ताकि जो हमारे संस्कार है, हमारे जो त्योहार हैं, वो बहुत उत्सवपूर्ण तरीके से मनाए जा सके। क्योंकि हर चीज का अलग अलग महत्व होता है। जैसे ले जा बाबू खेल खिलौने, मुन्ना मन बहला लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा। जैसे एक खिलौना किसी के लिए खिलौना है और वो खिलौना किसी के लिए रोटी है, उसी प्रकार हमारे लिए दिवाली होली एक त्योहार है, लेकिन पुलिस के लिए वही त्योहार एक चुनौती है। और उस चुनौती का सामना करते हुए ये पुलिस के जवान हम सब लोगों को उत्सव मनाने का मौका देते हैं। इसी दरमियान अब मैं स्वागत भाषण के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे ऑनरेबल सीओ साहब श्री तेज पाठक जी को कि आप अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री तेज पाठक जी। परमादरणीय एसपी साहब, उपस्थित सीएलजी एवं सुरक्षा सखियों के सभी सदस्यगण, श्रीमान एसपी साहब सवाई माधोपुर आज हमारे बीच में आए हैं। सीएलजी की क्या व्याख्या है, क्या कर्तव्य है, ये आप लोगों को अच्छी तरह भली भांति विदित है। इसी प्रकार हमारी सुरक्षा सखियां जो है वो समाज के बीच में पुलिस की मदद के लिए क्या काम कर रही हैं, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह विदित है। श्रीमान एसपी साहब यंग एनर्जेटिक ऑफिसर है, 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। श्रीमान ब्यावर एएसपी, अजमेर सदर एएसपी, श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय के परिसाय, उसके बाद सीआईडीसीबी, उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौर का पद विभूषित करने के बाद में सवाई माधोपुर में पुलिस अधीक्षक पद के ऊपर विराजित हुए हैं। मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि वो आप सभी सीएलजी सदस्यगण एवं सुरक्षा सखियों को उद्बोधन दें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले कि आपने इतने अच्छे शब्दों से वो खुशबूदार माला और इतने रंगीन साफों से मेरा स्वागत किया है। इतना ही कह सकता हूँ कि आनंद आ गया है। बोली हर प्रकार से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। व्यवसाय के रूप में, नदी के रूप में, एक समय में बताते हैं कि मतलब बहुत पहले, शायद सवाई माधोपुर से पहले, क्या बोली में हुआ करती थी मजिस्ट्रेसी, ऐसा भी कोई इतिहास रहा है? और हर जिले के मुख्यालय के अलावा 2-3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जो मुझे इतने कम समय में जो ज्ञात हुआ है कि माधोपुर के मुख्यालय के अलावा गंगापुर और बोली और खंडार 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे तो लगता है कि मुझे आने में देरी हो गई, मुझे शायद और जल्दी आना चाहिए था, परंतु कार्य व्यवस्था और कुछ घटनाएं होती चली गई तो उसमें व्यस्त रहा, इसलिए इससे पहले नहीं आ पाया। अच्छी बात यह है आज की मीटिंग की कि आप सब इतनी संख्या में पधारे, आपने मान रखा।
और बोली जैसे गांव में भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देख करके बड़ा अच्छा लगा। सीएलजी, यहाँ पे सीएलजी के कितने मेंबर्स हैं, एक बार हाथ उठा ले। हाँ। आप सुरक्षा, ठीक है, आप सुरक्षा सखी से सब, ठीक है। इसके अलावा पुलिस मित्र कॉमन है, ठीक। बाकी अन्य गांव से है, एसएचओ साहब, बाकी सब गांव के हैं, ठीक है। बंद नहीं करते उसको। ये जो मीटिंग है सीएलजी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र व गांव के अन्य व्यक्ति जो पधारे हैं, इस मीटिंग को लेकर के ये जन सहभागिता की तरह ही मैं मानता हूं, जिसमें पुलिस जो आपसे उम्मीद करती है वो रख सके, आप जो पुलिस से उम्मीद रखते हैं, कोई कमियां हो, कोई अच्छी बात हो तो वो आप रख सकें। क्योंकि पहली मीटिंग है और बहुत लंबी चौड़ी नहीं रखना चाहूंगा, इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि बोली एक रूरल क्षेत्र है, भले ही यहाँ पर नगर पालिका घोषित हो गई हो, परंतु रहन सहन, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ के लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, ये एक रूरल क्षेत्र के रूप में ही ज्यादा माना जाता है। रूरल क्षेत्र के रूप में क्योंकि सड़कें अभी तो काफी अच्छी हो गई है, परंतु अभी भी गांव के अंदर मैं मानता हूं कि कुछ सड़कें ऐसी होंगी जो आज के दिन भी कच्ची हैं। तो इन कच्ची सड़कों पे या फिर कुछ अच्छी भी सड़क जो बन गई है, इस पे हमारे डंपर, ट्रैक्टर, कुछ 4 व्हीलर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल चलने वाले लोग सब इस पे चलते हैं। क्योंकि ये कई बार व्यवस्थित नहीं रहता, ट्रैफिक की समस्या आती है, वो एक अपनी जगह है, कई बार जाम भी लगते होंगे, कई बार अगर कोई छोटी सी रैली भी निकल रही है, कोई त्योहार पे हो, चाहे किसी और बात को लेके हो, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। आप लोगों से ये अनुरोध है, क्योंकि आप ही लोगों के बच्चे हैं या आप स्वयं हैं जो इन सड़कों पे चलते हैं, वाहन पे चाहे पैदल, तो हेलमेट लगा के चलें। एक तो चालान की संख्या, मतलब जो वसूली की जाती है वो बढ़ गई है, अधिकतर चीजों में चालान आज 1000 रुपए का है, तो आपको देने में भी जोर आता है। आप भी 10 जगह से कहलाते हैं कि मैं एक बार एसएचओ को, सीओ साहब को फोन कर दूं कि इस बार तो माफ किया जाए। ये हर बार ही होता है। आप इसका अर्थ समझिए कि पुलिस ये क्यों कर रही है। ये पैसा जाता है राजकोष में और आपके मेहनत का ही पैसा है। इसको करने का उद्देश्य इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति जो घर में बोल के निकलता है कि मैं तो जाके किराने का सामान लेके आ रहा हूँ, चाहे दूध लेके आ रहा हूँ, चाहे फला फला मित्र के पास जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, किसी को पता नहीं है कि कहाँ, किधर, कैसे, किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हो जाए। और जिसने एक्सीडेंट में किसी को खोया है उसका दर्द वही समझ सकता है। जो व्यक्ति चला गया वो लौट के तो नहीं आएगा, ना ही हमारे पास गणेश जी जैसे दूसरे सर मिलने का भी प्रावधान है क्या? तो वो भी अपने साथ नहीं है, वरदान है नहीं। तो इसीलिए ये पुलिस इतनी सख्त हो जाती है चालान को लेके, देने में भी जोर आता है पैसे और फिर आप कहलाते भी। तो एक तो मेरा ये है कि आप लोग हेलमेट जरूर पहने। दूसरी बात, हमारे समाज में कुछ कमजोर वर्ग होते हैं। कमजोर इस सेंस में होते हैं कि या तो उनमें जागरूकता नहीं है या फिर कोई ना कोई तरीके से असमर्थ या असहाय हो जाता है। कॉमनली इनमें वृद्धजन, छोटे बच्चे या महिलाएं, इन प्रकार के लोगों को कमजोर वर्ग हमने कहा है। मेरा तो पर्सनली मानना है कि कमजोर तो नहीं है, परंतु फिर भी कई कारण होते हैं जो ऐसे वर्गों के साथ जो अत्याचार होता है वो कई बार पुलिस तक नहीं आ पाता। जैसे कोई बच्चे को छेड़छाड़ हो रही है, शायद उस बच्चे को पता ही नहीं कि उसके साथ ये छेड़छाड़ है। इसी प्रकार से अगर महिला पे कोई अत्याचार होता है वो इसलिए सहन ना करेगी
ये तो शायद होता चला आ रहा है। और बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ कोई घटना हो जाए तो कई बार वो नहीं आ सकते, दूरी के कारण, कोई भी कारण। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जो नौजवान व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, कि इन कमजोर वर्गों की आवाज दबाई ना जाए। समय रहते इसका समाधान होना चाहिए, चाहे वो पुलिस के मार्फत हो या कोई अन्य विभाग के मार्फत हो। तो जो कमजोर वर्ग है समाज में, उन पे विशेष ध्यान रखें और उनकी आवाज आप लोग बन के अन्य विभाग के सामने लाएं। सही बात है? ठीक बात है। तीसरी बात, ये आपके कस्बे में कितने शराब के ठेके हैं? कितने होंगे एसएचओ साहब? 4 है, ठीक है। हो सकता है चोरी छुपे 2-4 और भी बेचते हो, अलग अलग जगह में बेचते हो। ये जो शराब है, ये जो नशा है, हर प्रकार का नशा, चाहे शराब से हो, चाहे बीड़ी गुटखे से हो, या कोई मादक पदार्थ से हो, ये अमूमन शाम को अंधेरे के वक्त किया जाता है। क्यों? शायद करने वाला भी जानता है कि ये गलत है, गलत काम ही तो अंधेरे में कर रहे हैं। उन गलत कामों के कारण, इस नशे के कारण कई सारी बीमारियां इन द सेंस शरीर वाली बीमारी नहीं, झगड़े, लड़ाई, घर में कलेश, ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरा जितनी भी महिलाएं, इनसे अनुरोध है, मैं हर जगह कहता हूँ कि जितने भी शराब पी के आ रहे हैं, इनको रात को खाना मत दीजिए, ठीक है ना? अगर ये आपको सही लगता है, आदमी को नशे से पहले तक ही लगता है कि ये गलत है, नशे में आने के बाद तो नशे में ही घर जा रहा है, तो पता तो चल ही रहा है कि इसने सेवन किया। अगर आपको इतना ही सही लगता है तो सही जगह ही करें। ऐसे अन्यथा बाहर जाके करना, असामाजिक तत्वों के साथ रहना, झगड़ा, ये सब करना, इससे लड़ाई बढ़ती है और कोई बात बढ़ती चली जाती है। तो तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये ऐसे तत्व जो हैं, ये आप ही लोगों के बीच में है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का चाचा ताऊ है, तो इन लोगों को समझाएं, क्योंकि शरीर का तो नुकसान हो ही रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। और तीसरा, ये जो लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हैं, खास करके ये यंग लड़के, कईयों को पता नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो जाए आपके खिलाफ तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। या आप बड़े बुजुर्ग को तो पता है, लेकिन ये यंग लड़कों को नहीं पता। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए तो नौकरी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 बातें मैंने कही आपको। एक तो ट्रैफिक का पालन, इसके लिए हेलमेट जरूर लगाएं, किसी को नहीं पता कि कहाँ एक्सीडेंट होगा। दूसरी बात कि कमजोर वर्ग का सहारा बने, समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान आप स्वयं आगे आके कराएं। और तीसरी बात, ये नशे की जो प्रवृत्ति है, इसको कम किया जाए। मुकदमे बनाना असल समाधान मैं नहीं मानता, ठीक है, वो भी एक प्रिवेंटिव है, परंतु जो चीज घर वाले काउंसलिंग करा के कर सकते हैं या समाज वाले कर सकते हैं, उसका कोई मुकाबला मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो बात समझाई से होती है, वो बात डांट डपट के नहीं की जाती, ये आप लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं। तो इन तीनों बातों में ही मैं इस अपने तरफ से और से मीटिंग का ये रखता हूँ। कोई भी आगे बात हो, कोई भी विचार हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर कॉमन समस्या है तो इस मीटिंग में कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है तो बाद में भी मिलके कह सकते हैं। मैं अमूमन समय कार्यालय में भी बैठता हूँ, प्रयास करता हूँ समय से कार्यालय पे बैठूं। कोई वैसी बात है तो आप मुख्यालय पे भी बता सकते हैं। बाकी मैं ये मानता हूँ कि स्थानीय पुलिस की टीम अच्छी है आपकी, चाहे वो एसएचओ साहिबान हो, सीओ साहिबान हो, एडिशनल एसपी साहिबान हो, अच्छे और सक्षम टीम है आपकी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी समस्या आएगी जो मेरे तक आनी चाहिए। आप लोग स्वयं सक्षम है कि यहाँ पर हर समस्या का समाधान समय रहते कर सके। ठीक बात है? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज खाना नहीं मिलेगा? चलिए, अच्छी बात है। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।